की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भारत कनाडा विवाद के बीच यूएन में एस जयशंकर का प्रहार, कहा राजनीतिक सहूलियत से आतंकवाद पर कार्रवाई सही नहीं, कुछ देश एजेंडा सेट करें, वो वक्त गुजर चुका। भाजपा का राजस्थान पर फोकस, अमित शाह और जेपी नड्डा आएंगे जयपुर, भाजपा प्रदेश कार्यालय में लेंगे बैठक, प्रमुख नेता और पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। सीएम गहलोत का प्रदेश दौरा, चौमू में किसानों से होंगे रूबरू, खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी मंदिर के करेंगे दर्शन। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर ईडी की रेड, दिल्ली से आई टीमों ने की जयपुर, कोटपुतली और बहरोड में छापेमारी। राजेंद्र यादव ने कहा, हमने नहीं किया कोई गलत काम। मुनेश गुर्जर के निलंबन से जुड़ा मामला, राजस्थान हाईकोर्ट में मुनेश गुर्जर की ओर से पेश हुई याचिका, एकल पीठ में बुधवार को होगी सुनवाई। मामले में राज्य सरकार ने भी दायर की कैविएट। बांसवाड़ा के प्रसिद्ध स्मारक और समाज सुधारक गोविंद गुरु की साधना स्थली मानगढ़ धाम को राज्य सरकार राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित कराएगी। इसके लिए विस्तृत परियोजना डीपीआर बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने डीपीआर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। सीएम गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित कराने और 100 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य करवाने की घोषणा की थी। आगामी चुनाव के मद्देनजर अब राजस्थान में अन्य राज्यों के प्रमुख नेताओं का प्रवास शुरू हो गया है। अब इसी कड़ी में दूसरे राज्यों के भाजपा नेताओं के प्रवास को लेकर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में समन्वय बैठक हुई, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारी सहित पड़ोसी राज्यों के प्रमुख नेता मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ये महत्वपूर्ण बैठक ली है। इस दौरान प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी नितिन पटेल, सह प्रभारी विजया राहटकर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर भी जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों ने प्रदेश नेतृत्व को फीडबैक दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। वहीं दिल्ली सांसद प्रवेश वर्मा, सांसद रमेश बिदुड़ी समेत कई नेता भी पहुंचे। आज की जो बैठक थी वो हमारी पार्टी की बैठक थी, संगठन की बैठक थी और इसमें बहुत सारे जो आगे के कार्य हैं, हम लोगों को क्या क्या करना है अक्टूबर महीने में और चुनाव के लिए भी जो तैयारियां होती हैं वो सबकी जानकारी मिली। रायशुमारी की चर्चा नहीं थी, वो मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, उसके बारे में कोई भी ऐसी चर्चा नहीं हुई है। कई हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हर एक जिला का, प्रत्येक जिला का जिम्मेदारी लेके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भेजा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को ऊपर करो आईडी यार, आवाज नहीं आ रही। अलग अलग जिले में जाएंगे और उसके बाद जो कल हमारा सुनने तो क्या बोल रहे हैं, हिस्टोरिकल सभा था, तो इस सभा के बाद आज बैठक हुआ है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर पद से मुनेश गुर्जर को निलंबित करने का ये पूरा मामला है। एक बार फिर से ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुनेश गुर्जर ने राज्य सरकार द्वारा 22 सितंबर को जारी निलंबन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर कल राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ में सुनवाई होगी। मुनेश गुर्जर की ओर से एडवोकेट विज्ञान शाह ने याचिका पेश की है। याचिका में मुनेश द्वारा कहा गया है कि सरकार ने एक बार फिर उन्हें कानून से विपरीत और तथ्यों से परे जाकर निलंबित किया है। प्रारंभिक जांच का जो हवाला दिया गया है वो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के विपरीत है और जांच में भी उन्हीं आरोपों को दोहराया गया है। आपको ये बताएं कि स्वायत्त शासन विभाग ने 22 सितंबर को मुनेश गुर्जर को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद निलंबित कर दिया था।
इससे पहले भी 5 अगस्त को सरकार ने मुनेश गुर्जर को निलंबित किया था। पहले निलंबन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। स्वायत्त शासन विभाग ने अपने निलंबन आदेश में कहा है कि मेयर हाउस पर ट्रैप की कार्रवाई के बाद विभाग द्वारा प्रकरण की जांच करवाई गई। इसमें मेयर को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पट्टे के डॉक्यूमेंट्स का मेयर हाउस में पाया जाना, पट्टे के डॉक्यूमेंट लंबे समय से लंबित होना और मेयर के घर से 40 लाख रुपए कैश मिलना इस बात को साफ करता है कि पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत मांगने और रिश्वत लेने में मेयर की स्पष्ट संलिप्तता है। वहीं मामले की न्यायिक जांच विधि विभाग में लंबित है। ऐसे में मुनेश गुर्जर के मेयर के पद पर बने रहने से लंबित न्यायिक जांच को प्रभावित करने की संभावना है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर के पिछले निलंबन पर 23 अगस्त को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। कोर्ट की रोक के बाद 24 अगस्त को मुनेश गुर्जर ने दोबारा पदभार संभाला था। वहीं सरकार ने 5 अगस्त के निलंबन आदेश को वापस ले लिया था। कांग्रेस के 81 विधायकों के विधानसभा स्पीकर को इस्तीफे देने से जुड़ा ये पूरा मामला है। मामले में लंबित याचिका में संशोधन के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस एम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने 1 सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर को तय कर दी है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान विधानसभा सचिव की ओर से एजी MS सिंघवी व अन्य ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर की ओर से निर्णय कराने का आग्रह किया था। स्पीकर ने 13 जनवरी को इस्तीफों पर अपना फैसला दे दिया। ऐसे में याचिका में की गई प्रार्थना पूरी हो गई है, इसीलिए याचिका को सारहीन मानते हुए निस्तारित किया जाए, जिस पर राजेंद्र राठौड़ ने अपने अधिवक्ता हेमंत नाहटा के साथ संयुक्त रूप से पैरवी करते हुए कहा कि विधानसभा स्पीकर ना तो सदस्यों के इस्तीफे की कॉपी रिकॉर्ड पर लाए हैं और ना ही उनके इस्तीफों में जांच के आदेश ही दिए। इतना ही नहीं, स्पीकर ने MLA के इस्तीफों पर फैसला देने में 113 दिन की देरी की है। ऐसा करना कांग्रेस के आलाकमान को दबाव में लाए जाने का एक नया तरीका है, जो न केवल लोकतंत्र के साथ मजाक है बल्कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए भी घातक है। ऐसे में हाईकोर्ट इस बिंदु पर भी संज्ञान लेकर स्पीकर की ओर से MLA के इस्तीफों पर निर्णय करने की वैध अवधि भी तय करे, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। इक्यासी विधायक स्वेच्छा से लाइन में बंद होकर अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं और 113 दिन बाद यानी 13 जनवरी को अध्यक्ष ये कहते हैं कि इनके त्याग पत्र स्वैच्छिक नहीं थे। मैंने कोर्ट में आज कहा कि लोकतंत्र के साथ मजाक। अगर चुने हुए विधायक जो खुद त्याग पत्र देते हैं और 113 दिन बाद कहते हैं कि हमारे स्वैच्छिक नहीं थे, वॉलंटरी नहीं थे, तो किसके दबाव में उन्होंने त्याग पत्र दिए? देखिए, जो राजेंद्र राठौड़ जी द्वारा याचिका लगाई गई है उसके अंदर आज वो उपस्थित हुए पर्सनली, तो कोर्ट के समक्ष इशू ये आया। हमने कहा कि जो इनकी रिलीफ है, जो प्रार्थना की गई है प्रेयर के रूप में, उसको पढ़ा जाए। उसमें यही कहा गया है कि जो स्पीकर महोदय हैं उनके द्वारा डिसीजन दिया जाए। तो कोर्ट को अवगत करा दिया कि स्पीकर जो हैं, ऑनरेबल स्पीकर, उन्होंने 13 जनवरी को ऑर्डर कर दिया है, जो रेजिग्नेशंस दिए थे वो विड्रॉ, और उन पे ऑर्डर हो चुका है। तो अब इस याचिका को चलाने का कोई औचित्य नहीं होता, और उसके लिए उच्चतम न्यायालय की नज़ीर भी पेश कर दी कि जहाँ रिलीफ ऑलरेडी इन्फ्रक्चर्स हो गया है तो ऐसी याचिका चलने योग्य नहीं है। कहते हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। खेत में हुए एक हादसे में लीलाधर को दिव्यांग बना दिया। उसके दोनों हाथ नहीं रहे, लेकिन लीलाधर ने हिम्मत नहीं हारी और पैरों से ही कंप्यूटर लैपटॉप चलाने लगा। धीरे धीरे पैरों से लिखने में भी लिखने वो लगा और आखिरकार अपने अथक मेहनत के दम पर अब उसे ओवरसीज बैंक में नौकरी मिल गई है। आज केंद्रीय रोजगार मेले में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उसे नियुक्ति पत्र सौंपा। मेरा इंडियन ओवरसीज बैंक में सिलेक्शन हुआ है, तो मैं PM मोदी जी और श्री अर्जुन राम जी मेघवाल जी सर का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिला है मुझे, और मैं बड़ा गर्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे साथ 2009 में छोटा सा हादसा हो गया था, उसके बाद मैंने अपने पैरों से लिखना और पैरों से कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह चलाना शुरू कर दिया था। मुझे अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है जी।
सोनल सलोनी ट्रस्ट की ओर से SOS चिल्ड्रन विलेज में बच्चों के लिए पेंटिंग कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। समारोह में प्रमुख समाजसेवी गोकुलदास माहेश्वरी और जयपुर माहेश्वरी समाज के महामंत्री मनोज मुंदड़ा मौजूद रहे। इस मौके पर बच्चों को ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर बाल भास्कर मैगजीन वितरित की गई। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार भी दिए गए। विजेता की ड्राइंग बाल भास्कर में प्रकाशित की जाएगी। इस अवसर पर SOS चिल्ड्रन विलेज की ओर से निदेशक हिमांशु त्रिवेदी और अंजलि भट्ट ने समाजसेवी गोकुलदास माहेश्वरी और जयपुर माहेश्वरी समाज से मनोज मुंदड़ा का अभिवादन किया। सोनल चैरिटेबल ट्रस्ट, सोनल माहेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के लिए, ऐसा बच्चों के लिए प्राय करती ही आ रही है, चाहे वो त्यौहार हो या कुछ जैसे स्टेशनरी हो या कुछ, जहाँ भी जिस चीज़ की कमी हो उन सब चीज़ों को कमी पूरी जहाँ तक हो सके सोनल माहेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट कर रही है। 10 बच्चियों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जो बच्ची हर क्लास में 10% आगे तक आगे आएगी, वो विदेश भी जाना चाहे तो हम विदेश भी उसको देंगे। बारां के डोल यात्रा से बेहद दुखद खबर आई है। यहां व्यायामशाला के अखाड़े में प्रदर्शन कर रहे एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जल झूलनी एकादशी के जुलूस के दौरान बारां में धर्मादा चौराहे पर 25 साल के युवक को अचानक हार्ट अटैक आने से वो भीड़ में गिर गया, जिससे एक और युवक घायल हो गया। मौके पर मौजूद वहां बारां CO राजेंद्र कुमार मीणा ने जाब्ते की मदद से बेहोश युवक को तुरंत CPR दिया, जिससे युवक को होश तो आ गया। उन्होंने युवक को तत्काल अस्पताल उपचार के लिए भेजा, लेकिन अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक बारां निवासी लक्की सोनी है। इस दौरान साइबर सेल डिप्टी पूजा नागर ने भी युवक के बचाव का प्रयास किया। झालावाड़ ACB ने असनावर में नायब तहसीलदार को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। ये रिश्वत मिट्टी खुदाई में लगे JCB और ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने और खुदाई के दौरान बनाए गए वीडियो को डिलीट करने के लिए मांगी गई थी। ACB के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया है, ACB की झालावाड़ इकाई को परिवादी ने इस संबंध में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि मिट्टी की खुदाई में लगे JCB ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देकर खुदाई के दौरान बनाए गए वीडियो को डिलीट करने की एवज में नायब तहसीलदार रमेश चंद्र चंदेल 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद सत्यापन किया गया और वहीं नायब तहसीलदार रमेश चंद्र चंदेल को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया गया। फिलहाल ACB की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद और भी खुलासे होने की उम्मीद है। NPA यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को लेकर पशु चिकित्सकों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। कोटा में आज हड़ताली पशु चिकित्सकों ने सद्बुद्धि यज्ञ करके आहुतियां दी हैं। मोखापाड़ा में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के प्रशिक्षण केंद्र में जुटे चिकित्सकों ने यज्ञ के दौरान सरकार को लंपी रोग के प्रसार के समय पशु चिकित्सकों के साथ किए वादे की याद दिलाई। पशु चिकित्सकों की हड़ताल के कारण कामधेनु योजना समेत पशुपालन और गौपालन से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन ठप हो रहे हैं। जो हमारे पशु चिकित्सक भाई पूरे राजस्थान सरकार में पूरे हड़ताल पर हैं और हमारी जायज़ मांग है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, जो कि लंपी रोग डिजीज में हमने सरकार ने हमारा वादा किया था। 40 दिन हमारे जो पशु चिकित्सक भाई वो हड़ताल पर बैठे थे। पशुपालन का प्रगति ठप हो जाएगी। पूरा राजस्थान जो पूरे देश में दुग्ध उत्पादन में अव्वल है पशु चिकित्सकों के दम पर। हम चाहते हैं कि सरकार हमें हमारा वाजिब हक दे और हम सरकार की से हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए आज ये यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। कल हम यहाँ पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं सरकार के, हम लड़कर के खून नहीं बहाना चाहते, हम हमारे खून को सरकार की जनसेवा के लिए समर्पित करना चाहते हैं। डीडवाना के नावा थाने का कांस्टेबल 19 सितंबर से लापता है। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। अब उसकी तलाश में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके लिए पुलिस की 3 टीमें कांस्टेबल को ढूंढने में जुटी हुई हैं। हालांकि ये भी बात सामने आई है कि लापता कांस्टेबल को एक थाने के ही एक कार्मिक की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा था,
संभावना है कि इसी वजह से वो लापता हुआ है। हालांकि एएसपी संजय गुप्ता करीब 30 कार्मिकों से कांस्टेबल के बारे में पूछताछ कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल कांस्टेबल के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। इसके साथ ही साथ एएसपी गुप्ता का कहना है कि कांस्टेबल का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है। अभी पुलिस के पास परिवाद दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। कोटा में 28 सितंबर को निकलने वाले अनंत चतुर्दशी महोत्सव के जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जुलूस को लेकर पुलिस ने जुलूस मार्गों पर फ्लैग मार्च किया है और इस दौरान कमांडो, पुलिस के जवानों और पुलिस के अतिरिक्त जाब्ते ने फ्लैग मार्च किया है। फ्लैग मार्च जुलूस मार्ग के सभी चेक पॉइंटों से होता हुआ सूरजपोल से लखी बुर्ज तक पहुंचा। कोटा में बड़े पैमाने पर अनंत चतुर्दशी पर 5 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला जाता है और उसी को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है। दरअसल केंद्रीय जीएसटी के उदयपुर कमिश्नर रेट में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की। केंद्रीय जीएसटी के उदयपुर कमिश्नर रेट में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आदेश भी इसके लिए जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जो फेरबदल हुआ है वो आपको बता रहे हैं। दरअसल 67 अधीक्षकों के तबादले और पदस्थापन के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय जीएसटी के उदयपुर कमिश्नर रेट में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। तो देखिए 67 अधीक्षकों के तबादले और पदस्थापन के आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय जीएसटी के उदयपुर कमिश्नरेट में प्रशासनिक फेरबदल ये हुआ है। आपको ये बताएं जो फेरबदल हुआ है वो 67 अधीक्षकों के तबादले और पदस्थापन के आदेश भी इसके संबंध में जारी कर दिए गए हैं। तो देखिए लगातार इस तरीके से फेरबदल की जानकारियां सामने आ रही हैं अलग अलग विभागों में। अगर इस विभाग की बात करें तो यहाँ पर 67 अधीक्षकों के तबादले और पदस्थापन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय जीएसटी के उदयपुर कमिश्नरेट में प्रशासनिक फेरबदल जो हुआ है उसमें 67 अधीक्षकों के तबादले हुए हैं और पदस्थापन के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर में आपको ये जो फेरबदल हुआ है उसकी कॉपी भी दिखाएंगे फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले कौन कौन से नाम वो सामने आए हैं जो फेरबदल में शामिल हैं, कौन कौन से वो नाम हैं जिनके तबादले हुए हैं। मनमोहन लाल मीणा, गजेंद्र चंद्रावत, अरुण कुमार का नाम शामिल है। संत कुमार भगत, हेमंत कुमार अरोरा, विश्वास वर्मा, बी प्रवीण, सांवल राम, सुभाष चंद्र का नाम भी इसमें शामिल है। कुल मिलाकर ये 67 अधीक्षक जिनके तबादले हुए हैं। तो देखिए जिस सूची का जिक्र हम कर रहे हैं दरअसल 67 नाम उसमें शामिल हैं। 67 अधीक्षकों के तबादले हुए हैं, फेरबदल हुआ है, बदलाव यहां पर देखने को मिला है। और जो नाम सामने आए हैं वो एक एक का नाम भी आपको हम बता रहे हैं। अरुण भटनागर का भी तबादला हुआ है। हालांकि चुनावी समय है, लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, लेकिन इसकी अगर बात की जाए तो केंद्रीय जीएसटी के उदयपुर जोन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। और देखिए ये सूची आदेश की ये आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। ये वो नाम है जिनका तबादला हुआ है, जो फेरबदल हुए हैं, एक अलग जिम्मेदारी जिनको दी गई है, एक नई जिम्मेदारी जिनको दी गई है। ये वो नाम, ये सूची आदेश कॉपी जो सामने आई है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। तो देखिए आदेश की कॉपी भी सामने आ चुकी है तबादलों की। 67 अधीक्षकों के ये तबादले हुए हैं जिसमें एक एक का नाम आपको हम बता रहे हैं लगातार कौन कौन से नाम इस सूची में शामिल हैं। 67 अधीक्षकों के तबादले हुए हैं। तो देखिए केंद्रीय जीएसटी के उदयपुर कमिश्नरेट में ये प्रशासनिक जो फेरबदल हुआ है ये बेहद अहम है। 67 अधीक्षकों के तबादले और पदस्थापन के आदेश भी दिए गए हैं। देश के सबसे बड़े बस स्टैंड सिंधी कैंप का विकल्प शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। बहुत जल्द अजमेर की ओर जाने वाली बसों का संचालन हीरापुर में बन रहे बस टर्मिनल से शुरू किया जाएगा। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिंधी कैंप बस स्टैंड प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, जहां एक दिन में 1000 से अधिक बसों का संचालन होता है।
सिर्फ रोडवेज की ही नहीं, आसपास से बड़ी संख्या में यहाँ से निजी बसों का भी संचालन होता है। इस कारण सिंधी कैंप और उसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। बीते कई सालों से सिंधी कैंप बस स्टैंड का विकल्प खोजने की तैयारी की जा रही है, लेकिन अब इसमें सफलता मिलती नजर आ रही है। सिंधी कैंप का विकल्प बनेगा हीरापुरा बस टर्मिनल। अजमेर रोड पर हीरापुरा में तेजी से चल रहा बस टर्मिनल का काम। हीरापुरा बस टर्मिनल से 2 अक्टूबर से बसों का संचालन करने की थी तैयारी, लेकिन 2 अक्टूबर तक पूरा नहीं हो सकता काम। ऐसे में 31 अक्टूबर नई डेडलाइन की गई तय। 31 अक्टूबर से हीरापुरा बस टर्मिनल से शुरू हो सकता है बसों का संचालन। प्रतिदिन अजमेर रोड की तरफ जाने वाली बसों की संख्या करीब 500 है। अभी जो बसें सिंधी कैंप से अजमेर रोड की तरफ जाती हैं, यहाँ नहीं रुकती है। हीरापुरा बस टर्मिनल बनने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। लोक परिवहन स्टेट कैरिज की सभी बसों का संचालन भी हीरापुरा बस टर्मिनल से होगा। हीरापुरा बस टर्मिनल से बसों के संचालन को सफल बनाने के लिए आरटीओ जयपुर प्रथम को निर्देश दिए गए हैं। यातायात पुलिस से समन्वय कर मौजूदा समय में अजमेर रोड की ओर जाने वाली निजी बसें जयपुर में कहां-कहां से शुरू होती है, इसका सर्वे करवाया जाए। आरटीओ जयपुर फर्स्ट को दिए निर्देश। हीरापुरा बस टर्मिनल से अजमेर रोड जाने वाली निजी बसों की सूची बनाएं। यात्रियों को हीरापुरा बस टर्मिनल तक आने जाने में सुविधा सुनिश्चित करें। JCTSL को हीरापुरा बस टर्मिनल तक कनेक्टिविटी की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उम्मीद है कि हीरापुरा बस टर्मिनल शुरू होने से यात्रियों को सुविधा और ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा। खासकर शाम के समय बसों के लगातार संचालन के कारण सिंधी कैंप से लेकर 200 फीट बाईपास तक यातायात जाम रहता है। हीरापुरा में बन रहे बस टर्मिनल से अगर वाकई 31 अक्टूबर से अजमेर रोड की ओर जाने वाली सभी बसों का संचालन शुरू हो जाता है तो जयपुर शहर के लिए ये बहुत राहत की खबर होगी, क्योंकि सिंधी कैंप बस स्टैंड पर जिस तरह से बसों का दबाव बढ़ रहा है उसके कारण सिर्फ सिंधी कैंप नहीं बल्कि जयपुर के बहुत बड़े इलाके में यातायात जाम की समस्या विकराल हो गई है। कैमरामैन संजय के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और वही शाही ट्रेन को O&M पर देने के बाद कल सफदरजंग रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर पैलेस ऑन व्हील्स के सत्र का पहला फेरा शुरू होगा। पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ हरी झंडी दिखाकर शाही ट्रेन को रवाना करेंगे। पैलेस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी को राजस्थान का सांस्कृतिक दूत कहा जाता है, जो पर्यटन के क्षेत्र में दुनिया में एक मिसाल है। क्यूब कंस्ट्रक्शन और EG टोल के सामने महती जिम्मेदारी है कि पैलेस ऑन व्हील्स की लेगेसी को आगे बढ़ाएं। देश दुनिया में राजस्थान और भारत की सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर पहचान रखने वाली पैलेस ऑन व्हील्स तैयार है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर 27 सितंबर को पैलेस ऑन व्हील्स अपने सत्र की शुरुआत करेगी। पहली बार इस ट्रेन को O&M आधार पर निजी क्षेत्र को सौंपा गया है। क्यूब कंस्ट्रक्शन और EG टोल कंपनी द्वारा इस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। कंपनी द्वारा ट्रेन में 7 सितारा सुविधाओं को अपग्रेड किया गया है। शाही मेहमानों और ट्रेन की सुरक्षा के लिए 39 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ट्रेन का इंटीरियर इतना शानदार है कि वुडन हेरिटेज लुक पर्यटकों को काफी आकर्षित करेगा। पहले फेरे पर 33 केबिन यानी 66 मेहमान सफर करेंगे। इस सत्र के लिए काफी अच्छी एडवांस बुकिंग मिली है। ट्रेन के टैरिफ में भी 10% वृद्धि की गई है। तो हम पूरी कैपेसिटी पे 27 का ट्रिप चला रहे हैं और आगे भी काफ़ी इंटरेस्ट है, देश विदेश से इंटरेस्ट है, हर एरियाज हर मार्केट से काफ़ी सारे टूरिस्ट का इंटरेस्ट है इस ट्रेन पर आने का, चाहे वो US हो, UK हो, सारी कंट्रीज हो, टॉप लीडिंग टूरिस्ट एरियाज। तो फिर ये उम्मीद है कि पूरी सीजन ही बहुत सक्सेसफुल जाएगी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि पैलेस ऑन व्हील्स 1982 से लगातार चल रही थी। 2020 में कोविड के कारण इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था। पैलेस ऑन व्हील्स को फिर से चलाना सबसे बड़ी चुनौती थी। पूरी दुनिया में इस तरह की 10 लग्जरी ट्रेन हैं, बाकी 9 ट्रेन अभी बंद पड़ी हैं। पूरे विश्व में 10 लग्जरी ट्रेनों में 9 अभी तक नहीं चली हैं। पैलेस ऑन व्हील्स का पुनः संचालन हमारे लिए काफी गर्व की बात है। अब से पैलेस ऑन व्हील्स फिर से पटरियों पर दौड़ेगी। ये इंगित करता है कि आने वाले दिनों में पर्यटन क्षेत्र और मजबूती के साथ उभरेगा। हमने टॉयलेट्स को अपग्रेड किया है और जैसे आप देखेंगे उसमें फैब्रिक लगाया गया है सो दैट गिव द मोर स्पेसियस फीलिंग टू द टूरिस्ट। और जो रूम्स हैं, स्पेस है, उसमें जो
गद्दे जो लगाए गए हैं, यहाँ जो मैट्रेसेस लगाए गए हैं, दैट इज़ ऑफ हाई स्टैंडर्ड कंफर्ट जो उनके हैं। और दूसरा जो अरेंजमेंट्स है, ग्राउंड अरेंजमेंट्स में है, जैसे बसेज का है, अच्छी बसेज हैं। मेन्यू हैज़ बीन प्लान्ड इन अदर वे। शेफ हमने बड़े अच्छे रखे हैं, जो विदेश के भी वो एक्सपीरियंस है। राजस्थान की गौरवशाली इतिहास के दर्शन कराती शाही रेल का सफर देशी और विदेशी पर्यटकों को आनंदित करता है। यहाँ पर पर्यटक अपने आप को राजसी माहौल में पाता है। इसमें आवभगत, स्वादिष्ट व्यंजन और पर्यटन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा भावना, अतिथि सत्कार को देखकर पर्यटक रोमांचित होते हैं। उम्मीद है कि शाही ट्रेन का नया सत्र शानदार रहेगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और जयपुर के एक होटल में देश के राज्य सहकारी बैंकों के शीर्ष संगठन नेफस्कॉब यानी नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड की कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। कॉन्फ्रेंस के दौरान कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया मौजूद रहे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में उपस्थित देश भर के राज्य सहकारी बैंकों के डेलीगेट्स, चेयरमैन एवं एमडी को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार की कृषि एवं सहकारिता को आगे बढ़ाने वाली नीतियों का उल्लेख भी किया और कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को 1,50,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों एवं सहकारी संस्थाओं के लिए कई नवाचार आरंभ किए हैं। राज्य सरकार किसानों के कल्याण एवं सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाकर कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कार्य कर रही है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा, सहकारी बैंकों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की एवज में नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त को 40% से बढ़ाकर 60 से 70% किए जाने की आवश्यकता है। सोसाइटियों में गोदाम निर्माण के लिए 100% अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने सम्मेलन में भाग लेने वाले डेलीगेट्स को राज्य की पलसाना, निमोद जैसी सोसाइटियों का विजिट करने का आग्रह किया। प्रमुख सचिव सहकारिता श्रेया गुहा ने बताया कि अपेक्स बैंक अपनी स्थापना के बाद से निरंतर लाभ में संचालित है। बैंक द्वारा नाबार्ड एवं आरबीआई के मापदंडों की पूरी तरीके से पालना की जा रही है। यह भी कहा गया कि इस वर्ष 22,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। सहकारिता में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक महिला बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना कर रही है। नेफस्कॉप पूरे देश की एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर स्टेट का जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो इसका मेंबर होता है और इनकी हर साल एजीएम होती है। इस साल का एजीएम हम होस्ट कर रहे हैं और 18 साल बाद हमें मौका मिला है इनका एजीएम और बोर्ड मीटिंग को होस्ट करने का। इससे राजस्थान को बहुत फ़ायदा है। एक तो एक्सपोजर मिलता है, जो लोग आ रहे हैं वो हमारे काम को देख सकते हैं। और चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।